Hello, good afternoon, students. Unmute yourself from there. आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। इतने सारे लोग नहीं हैं कि आप अपना वॉइस में गौरी Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, तो अभी स्टार्ट आवर today's session. Actually, I think you have seen your 3-4 lectures, video lectures that was posted in your WhatsApp group. आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में देख लिया होगा ना, Yes, sir. जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े थे और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अ, एक चार्ज के कारण और डाइपोल के कारण, इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर कहीं पर भी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से दिखाया जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होंगी वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा, और जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग माना जाएगा। इस तरीके से कुछ, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके का फिगर बनाता हूँ, लेट मी ड्रा द पिक्चर। So if these are the lines representing electric field lines, तो इस जगह पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीकर होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन कम है, जबकि इस जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी stronger, here will be the weaker. अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लेते हैं, then these electric field lines will pass through any surface. आप मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और आप इतना बड़ा यहाँ पे सरफेस लेते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे फील्ड लाइंस गुजर सकते हैं। तो वो जितनी संख्या में गुजरते हैं आप उनको इलेक्ट्रिक flux कहते हैं। So that's definition I have written here. Electric flux. What is electric flux? Number of electric field lines passing through any surface is called flux or electric flux. आल्दो ये पिछले क्लास में हो चुका था, लेकिन चूंकि इस क्लास को स्टार्ट करना है इसलिए हम इसे वापस से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। रिसेंटली अभी के जो हाल के 2-4 साल हैं, इसमें साइंटिस्ट लोगों ने इस पे क्वेश्चन, इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपको पता है कि वो इंटीग्रल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। पर मान लीजिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। एंड इफ इट इज इन फ्रैक्शन, एक्सक्यूज मी, हाँ ठाकुर सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ नाउ दे आर लाइव, हाँ हाँ अभी हो गया, हो गया, ओके। हाँ, सो वी कैन से, ये अभी का जो रिसेंट ऑब्जेक्शंस है ना, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था, ई डॉट ए। मान लीजिए आपका एरिया 3 है और इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है, और आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3/2 आ गया और ये 1.5 हो गया। तो जो साइंटिस्ट है उनका ऑब्जेक्शन ये चल रहा है कि 1.5 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? 1.5 का मतलब क्या? 1.5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ये तो गलत बात है। मतलब अगर आपने लिखा हुआ है नंबर तो वो तो इंटीग्रल होना चाहिए, फिर ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में क्यों आना चाहिए? तो ये रिसेंट है, लेकिन आप इस पे ना जाके आपके लेवल पे योर 12th क्लास, दिस डेफिनेशन इज वैलिड। जब कोई नई डेफिनेशन आएगी तो देखा जाएगा, बट नाउ इज दिस डेफिनेशन इज ओके। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रेजेंटेड बाय फाई, और आप नीचे ई लिखते हैं ताकि इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जा सके।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई, तो ये यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अभी हमें नया शुरू करना है। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, अनम्यूट कर लो बेटा आप लोग अपने आप Yes, को। sir. आप अपने आप को अनम्यूट कर लो और चुपचाप सुनो। अगर कोई सवाल है या कोई चीज है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तो 4 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा है नहीं ट्रैफिक। तो आप लोग अगर शोर नहीं मचाएंगे तो फिर नहीं होगा। आप अनम्यूट कर लो अपने आप, ठीक है? ओके, तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और आपको पता है आपने 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब E जो होगा, here the E will be intensity of electric field, E will be the amount of area, and theta will be the angle between electric field and area vector. Remember it. If I'm making the figure like this, like this, like this, and this is, you know, electric field, and I'm taking a surface area like this one. So its area vector will be perpendicular to the surface. So this will be the area vector. Now the angle between electric field vector and area vector is given, not the angle between surface and electric field. कभी कभार क्वेश्चन में दिया जाता है कि we put a disk perpendicular to the electric field, and the area of the disk or radius of the disk is given to you and the amount of area is given to you। और ऐसे में आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो क्या होता है, हम लोग देख करके थोड़ा सा एंचैंट हो जाते हैं, थोड़े से प्रभाव में आ जाते हैं। अरे परपेंडिकुलर दिया है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। पर आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर कौन है, क्या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है या एरिया परपेंडिकुलर है। अगर वो कह रहा है कि सरफेस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर एरिया वेक्टर ये बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा इज इक्वल टू 0 बनाएगा एंगल। तो आपको इस बात के लिए श्योर होना पड़ेगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। और जब हम एरिया वेक्टर को डिस्कस करते हैं तो एरिया वेक्टर के बारे में कहा जाता है, इस पे भी एक ऑब्जेक्शन चलता है कि अगर मान लीजिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ले लें तो क्या एरिया के ऊपर एरो लगा के देना सही होगा क्या? तो इस पे आपके रिसेंट आपने कभी नाम सुना होगा, एक उसका क्या कहते हैं, एक राइटर है 12th क्लास बुक के, उनका नाम है हरीश चंद्र वर्मा, एस सी वर्मा। आपने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का नाम सुना है? कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का नाम सुना है कभी? एक यस बुक सर। है ना? एच सी तो वर्मा। एस सी वर्मा, तो एस सी वर्मा जी ने इस पे नया ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है, खड़ा करना कर दिया है कि आपके कमरे का अगर एरिया, मान लीजिए आपका जो रूम है वो स्क्वायर है, और वो सपोज कि वो 10 मीटर स्क्वायर यानी 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर हाइट वाला है। तो अगर आपने उसको ले लिया 10 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर एरिया का, तो फिर टोटल सरफेस एरिया कितनी हो? तो आप यही बोलेंगे कि चलो ये रहा मेरा कमरा, एंड हम ये कह देंगे कि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका फ्रंट में, इसका बैक में। और अगर ये 100 है और ये 100 है तो ये 100 आई कैप होगा और ये कितना होगा? -100 आई कैप होगा। ऐसे ही जे कैप एंड के कैप, अगर टोटल सम निकालोगे तो कितना आएगा? 0।
तो ऑब्जेक्शन जो एस सी वर्मा जी का है वो ये कहते हैं कि इसका मतलब कि मैं अपने घर की दीवारों पे रंगाई पुताई करने के लिए मैं किसी को बुलाऊं तो मुझे उसको 0 पैसा देना चाहिए, क्योंकि उसने तो कोई एरिया पेंट ही नहीं करी। ऑब्जेक्शन वैलिड है नहीं है? Yes, sir. इफ टोटल एरिया वेक्टर इज 0, इट मीन्स कि पूरे घर की पेंटिंग के बाद, पूरे कमरे की पेंटिंग के बाद उस पेंटर ने 0 एरिया को पेंट किया। और अगर उसने 0 एरिया को पेंट किया तो क्या होना चाहिए? उसका रिमुनरेशन, उसकी पेमेंट भी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये उनका ऑब्जेक्शन था। और उनके ऑब्जेक्शन को हम लोग ने राइट ऑफ किया। और हम लोगों ने उनको बताया कि सर, जब हम एरिया लिखते हैं, एरिया वेक्टर लिखते हैं, तो एरिया वेक्टर में एरिया होता है जो कि स्केलर है, और उसके साथ जो डायरेक्शन होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो कभी ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। एरिया वेक्टर को जब भी लिखा जाना चाहिए ऐसे लिखा जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इन ऑल इंडियन बुक्स इट इज रिटन लाइक दिस, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इवन एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, वेक्टर ए, तो हम भी वेक्टर ए ही लिखते हैं। पर जब भी वेक्टर ए को लिखना होगा, हम अगर उसे ब्रेक करेंगे तो किसमें करेंगे? A into n cap. Here n cap is the unit vector which is perpendicular to the surface of any area and always outward. तो ये है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सरफेस है and electric field lines are here. Many electric field lines are coming. और इसका इरेगुलर शेप है, यू डोंट नो व्हाट इज इट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसीडर अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, वेरी स्मॉल सेक्शन, और आप इसे एलिमेंट बोलेंगे। यू हैव टू से इट एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं सरफेस एलिमेंट। और इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया मानेंगे वो डीएस मानेंगे। तो एरिया वेक्टर कितना होगा? वेक्टर डीएस। तो एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ मेनी फिल लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस स्मॉलर एरिया। तो चूंकि बहुत छोटा आपने एरिया लिया, इसलिए बहुत छोटा सा आपको फ्लक्स मिलेगा, और वो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। अब अगर कोई कहता है कि पूरे सरफेस से कितना निकलेगा, देन यू हैव टू से ओके द टोटल फ्लक्स will be equal to integration of d phi e is equal to e dot ds। अब अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई आपको ये कह दे कि मैंने तो एक स्पीयर ले लिया और इसके अंदर से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, सपोज ऐसे ऐसे सो मेनी, आप इससे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। नाउ यू हैव टू पिक अ वेरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट दैट इज ds and electric field here that is E, और फिर आपको लिखना पड़ेगा द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो सरफेस है ये क्लोज्ड है, बंद हो गया है, तब आप इसे कहेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। सो ये आपका फ्लक्स निकालने का तरीका होता है। हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स? सबसे पहले अगर आपके पास सिंपल ई और ए दिया गया है तो आप डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके। और अगर मान लीजिए कहीं पे कोई फंक्शन या इस तरीके की चीज दी गई है तो फिर हम उसे इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। और अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस होगा तो हम उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे। और उसका सिंबल ये होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए और यहाँ पे एक सर्कल बनाइए। इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट पे जब हम जाते हैं तो
जब हम स्टेटमेंट पे जाएंगे गॉसस लॉ के, आई थिंक कि गॉसस लॉ का स्टेटमेंट हमने पहले भी दे रखा है। असल में गॉसस लॉ दो जगह पे है। एक तो अभी है, इस चैप्टर में है, और एक मैग्नेट वाले चैप्टर में, इसलिए इसको नाम देना भी जरूरी होता है। हम इसको कहते हैं गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा वाला जो मैग्नेट में आएगा उसको हम गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहेंगे। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप समझिए कि गॉसस लॉ है क्या। और सबसे पहले मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर मैं इलेबोरेशन पे आऊंगा। इसके हिसाब से या इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी closed surface to any closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge used by this closed surface. Let me explain what is the meaning of this statement. And this is most important, as I have told at that day. जब मैं इससे पहले भी शायद मैं इसको बोल चुका हूँ कि गॉसस लॉ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये इस साल भी आया हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम से कम 3 मार्क्स का तो होता ही होता है। ज्यादातर ईयर्स में ये 5 मार्क क्वेश्चन होता है, इस साल 3 मार्क क्वेश्चन था। तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से अश्योर होना चाहिए कि गॉसस लॉ में जो कुछ भी आएगा, आई हैव टू सॉल्व इट। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा इन्होंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज enclosed बाय दिस क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है जो एक चार्ज को इनक्लोज करता है, और तब निकलने वाला उससे या उससे होकर गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1/epsilon naught टाइम होता है। तो लेट मी मेक अ फिगर। ये है आपका एक क्या कहें, स्फीयर। मैं एक और फिगर बनाता हूँ। ये है आपका सिलेंडर, और एक छोटा स्फीयर, और एक क्यूब। और इन सबके सेंटर पे हमने क्यू कूलम का चार्ज रख दिया। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू हियर, क्यू हियर, क्यू हियर, एंड क्यू हियर। Now, according to this statement, the total flux coming out or through, आपको पता है कि प्लस है तो इससे जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो सब बाहर को निकलेंगी। इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स आउट होगा, यहाँ से भी आउट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड चार्ज के 1/epsilon naught टाइम्स के इक्वल होगा। So many. So here it will be q upon epsilon naught. Here again it will be q upon epsilon naught. Here again it will be q upon epsilon naught. Here again it will be q upon epsilon naught. So what do we learn from this example? We learn from here that the total electric flux is not dependent on shape.
वो किसी भी शेप का हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का हो, इस पे डिपेंड वो नहीं करता है। कौन? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। दूसरी बात ये है, अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं तो आप ये देखें, इस केस में भी जो फ्लक्स है, इस केस में भी जो फ्लक्स है वो सेम है। इसका मतलब ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। So it does not depend on your Gauss's law is not, or according to the Gauss's law, the total electric flux through any closed surface is not dependent on shape of the surface and size of the surface. It only depends on what? Q enclosed. अभी इस साल का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि फाई किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो एक में लिखा गया था कि शेप है, साइज है, क्यू है और के है। आपको मैं बता चुका हूं कि के क्या होता है। के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये पूछा गया था कि क्या ये जो फाई है ये के पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो उस दिन भी डिस्कस हुआ था हमारा आपका कि ये जो के होता है इसको बाकी सारे कंट्रीज में अपसाइलन आर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो वैल्यू होती है वो होती है अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे कोई मीडियम भर रखा है, सपोज आई एम सेइंग यू कि आपने यहाँ पे कोई मीडियम भर दिया, इसके अंदर इसके अंदर। अब ये मीडियम क्या करेगा? अब मीडियम की परमिटिविटी तो डिफरेंट होगी और उसकी जो परमिटिविटी होगी वो अपसाइलन, और फिर आप उसे क्या लिखोगे? अपसाइलन इनटू अपसाइलन नॉट इनटू अपसाइलन नॉट, दैट इज अपसाइलन नॉट इनटू क्यू। तो अब जो नया फ्लक्स निकलेगा वो शायद पहले से बदल जाएगा। पहले अगर यहाँ पे क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट निकल रहा था तो अब यहाँ से निकलेगा क्यू अपॉन अपसाइलन, क्योंकि अब यहाँ पे आप मीडियम की परमिटिविटी यूज करेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट के। तो सब में अगर मीडियम भर गया तो अपसाइलन नॉट के होगा। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? एक तो चार्ज इनक्लोज पे करता है और मीडियम फील्ड विद इन पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम को आपने अंदर भरा हुआ है। अगर फ्री स्पेस है तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, अगर नहीं तो फिर आपने मीडियम डाल रखा है तो फिर वो मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं उसे लूंगा जरूर। तब तक एक सवाल आप लोगों के लिए, वन क्वेश्चन टू यू ऑल। यू आर हैविंग 1 कूलम चार्ज and you are placing it in a spherical shell. Let me make the figure. आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपने एक स्फेरिकल शेल ले लिया, आप फुटबॉल कह सकते हैं, वॉलीबॉल कह सकते हैं, इसके अंदर 1 कूलम चार्ज यहाँ रख दिया। यही वाला फुटबॉल या वॉलीबॉल है, एक अंदर कूलम यहाँ बिल्कुल रख दिया, ये सेंटर पे है एंड दिस इज नियर द पेरिफेरी एंड 1 कूलम चार्ज को आपने सरफेस पे दे दिया। तो ये तीनों ही केसेस में जो फ्लक्स है दैट विल बी 1/ε0, 1/ε0, 1/ε0 ये हो। पर अगर मैं यही 1 कूलम चार्ज एक बड़ा सा स्फीयर बना के रख दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें कम होगा? आप ये ले लीजिए, बी ले लीजिए, ए और बी, आपको बताना है किसमें फ्लक्स ज्यादा और किसमें कम होगा, ए में या बी में।
आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल। बताइए, किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम? गौरी, Sir, since it does not depend on size, so won't it be equal? बोथ विल हैव इक्वल। और कोई? आदित्य, आदित्य, do you have my voice? Yes, sir. So what will be the answer? Which one will have more electric flux? बोलो बेटा। दिखा, फिगर दिख रहा है? सर सेम ही होगा बिकॉज वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली आपका, ओके 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 नॉट ऑन द साइज। ओके। एंड दूसरा वाला आदित्य, सर इसमें, हाँ बोलो बच्चा। सर सेम ही होगा। सेम ही होगा। इस साल यही क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, और हम लोग पेपर करेक्ट कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत किया हुआ था, है ना। ये वाला जो इससे पीछे हमने क्वेश्चन लिया था ना, कि किस पर डिपेंड करता है, तो एक था शेप, एक था साइज, एक था चार्ज, और एक था चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सारे बच्चों ने चार्ज पे टिक किया हुआ था, जबकि होना क्या चाहिए, ये सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे नहीं, बल्कि ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K पे डिपेंड करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे। प्रूफ मैं नहीं ले रहा, एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन पे तो बिफोर गोइंग ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहले तो बताएं कि ये किस लिए पढ़ते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ charge system. Though this term is very important, you have to take care of it. अब ये चार्ज सिस्टम क्या होता है? आप देखिए, आप शुरुआत करे थे तो आपके पास कूलम्स लॉ था। आपने कहा था कि मेरे पास दो चार्जेस होंगे, Q1 होगा, Q2 होगा, बीच में डिस्टेंस R होगी, और हमें एक फोर्स मिल जाए। फिर एक समय ऐसा भी आया जब आपने कहा कि नहीं, मेरे पास अगर एक सोर्स चार्ज है तो किसी पॉइंट पे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और फिर आपने उसके लिए एक फार्मूला लगा लिया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम एक चार्ज अगर हो तो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपका अकेला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, रिमेंबर इट। ओके, अब आप आते हैं डाइपोल पे और कहते हैं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक इस लाइन पे जिसको आप इक्वेटोरियल कहते हैं, एक इस लाइन पे जिसको एक्सियल कहते हैं। ये डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस। यानी धीरे धीरे हम संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एक चार्ज हुआ करता था, अभी दो चार्ज हो सकता है। लेकिन उसका कैसे फाइंड करेंगे जिसमें इतनी सारी चार्जेस हो कि आपको पता ही नहीं हो कि हमने कितना चार्ज दिया हुआ। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं आपके पास एक वायर है, बहुत लंबा चौड़ा वायर है, और आपने इसको चार्ज दे दिया,
तो ये सारा चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी लेंथ का है, तो आगे भी ये चलता ही रहेगा, आगे ये भी चलता रहेगा। तो व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द वायर, यू कैन नॉट से, बट यू कैन से दैट चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया। तो इसे हम चार्ज सिस्टम कहते हैं। अब ये चार्ज सिस्टम तीन तरह का होता है। ये चार्ज सिस्टम जो है ये तीन तरह का होता है। लीनियर, नंबर वन लीनियर, नंबर टू एरिया और सरफेस, नंबर थ्री वॉल्यूम। और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इसलिए ये लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लिनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी you can say, and then volume charge density. Let me explain the things कि ये डेंसिटी टर्म क्यों यूज किया जा रहा है और ये है क्या एक्चुअली। तो आपने ये वायर देख लिया, सपोज कि इसको किसी ने कैपिटल क्यू वायर दिया होगा, चार्ज दिया होगा, और इसकी पूरी लेंथ यल है, तो पर यूनिट लेंथ में जितना आप उसे linear charge density कहें। The charge per unit length of a uniformly charged wire is called linear charge density, and it is presented by lambda, and lambda is equal to Q divided by L. Now, if you are having infinite आप पेज टाइप की कोई चीज है, एक पेज टाइप की कोई चीज है, एक बड़ी सी एरिया जैसी चीज है जो इन्फिनाइट लेंथ की है, ये भी इन्फिनाइट है। और अगर आपने इसे चार्ज दिया तो वो इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज आएगा हम उसे एरिया चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इसे सिग्मा से डिफाइन करेंगे। ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, या अगर आपने एरिया को S से दिखाया है तो Q अपॉन S। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऐसे ही, अगर आपके पास मान लीजिए कोई 3D पिक है या 3D कोई शेप है और आपने उस पे कोई चार्ज दिया एंड दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम, देन द चार्ज अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनमें से तीनों के तीनों जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेट वायर भी कर सकता है, शीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, और कोई क्यूबाइड या स्फीयर, स्फेरिकल शेल, इस तरीके की चीजें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब हमें क्या करना है कि इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिंपल ना तो कूलम्स लॉ लगेगा ना तो डाइपोल वाला थियरी लगेगा। अब इसके लिए ही गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अब हम जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिखेंगे जिनको हम फॉलो करते जाएंगे, और फिर इसके बाद अपने आप सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। सो इट्स अ सिंपल, लोग कहते हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये आप लोगों को इजी लगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्लोज्ड सरफेस लेके चल रहे हैं ना गॉसेस लॉ में, उस क्लोज्ड सरफेस को हम एक स्पेशल नाम देंगे और वो नाम होगा
गॉसियन सरफेस। लेकिन सारे क्लोज सरफेस को गॉसियन नहीं कहेंगे, बल्कि एक क्राइटेरिया होगी। क्राइटेरिया ये होगी कि जो गॉसियन सरफेस होगा उसके 2-3 कैरेक्टर होंगे। सबसे पहले तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा, वो वहां से वो सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे चार्ज बटा हुआ है, अगर लाइन में बटा है तो ये लाइन को चारों ओर से घेर के खड़ा होगा, क्लोज्ड है ना इसलिए। और अगर एरिया पे है तो ये पूरी एरिया को घेर के खड़ा होगा। और ये अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये पूरे वॉल्यूम को घेर के खड़ा होगा। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो आप पहले से ही बता दिए जाओगे कि फला पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन एट अ पॉइंट पी, एट पोजीशन आर या एट डिस्टेंस आर। मतलब आपको एक पॉइंट पहले से ही बता दिया जाएगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये उस पॉइंट से जरूर गुजरना चाहिए। नाउ अब आते हैं हम अपने गॉसस लॉ के एप्लीकेशन के स्टेप्स पे। इन स्टेप्स को याद रखेंगे आप, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। होगा आपका स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कौन सा स्पीसीज दिया गया है, कौन सा चीज दिया गया है, अगर उसको चार्ज दिया जाए लेंथ पे बटेगा या एरिया में बटेगा या वॉल्यूम में बटेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कंसीडर द गॉस सरफेस, गॉसियन सरफेस। कंसीडर द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जब हम करेंगे बात, तो हमने आपको पहले से ही बता दी कि गॉसियन सरफेस के ये कैरेक्टर होते हैं। वो क्लोज होता है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली इनक्लोज करता है, और वो उस पॉइंट से होके जाता है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। नंबर 3, डिसाइड द पार्ट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ गॉसियन सरफेस का मतलब, लेट मी कंप्लीट दिस टर्म। अगर मैं कहूं कि आपका कमरा, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये कमरा ले लें तो ये चारों तरफ से बंद है, बंद दीवारों से बना हुआ है। और अगर ये चारों तरफ से अगर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है। आप बोल सकते हैं कि दिस इज गॉसियन सरफेस। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के टुकड़े गिने जाएं तो कितने होंगे? आपके 4 दीवारें हो गई, 4 पार्ट वो हो गए, एक छत हो गई और एक फ्लोर हो गया। यानी
इस गॉसियन सरफेस के 6 टुकड़े हैं, 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स आर देयर। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक सिलेंडर है या एक जो मम्मा ने अपने किचन में एक चीनी का डिब्बा रख रखा है, आप अगर उस डिब्बे के अंदर जितनी भी चीनी है आप उसको चार्ज मान लें, तो वो जो डिब्बा या कंटेनर है वो आपका एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अब आप उसको ध्यान से देखें तो वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। इसके कितने टुकड़े होंगे? तो अगर मैं सिलिंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो एक टाइप का तो ये सरफेस है, दूसरा ये सरफेस है और तीसरा ये सरफेस। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के कितने टुकड़े, कितने पार्ट्स होते हैं। नंबर 4, टेक सरफेस एलिमेंट on each surface, on each part of the Gaussian surface। हर एक पार्ट पे, यहाँ पे आपको एक टुकड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक टुकड़ा लेना पड़ेगा और इस पर एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। 5th, शो डायरेक्शन ऑफ ds यानी एरिया वेक्टर एंड E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर दीज एलिमेंट्स। इन्हीं एलिमेंट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा? E का और ds, आप देखिए अगर ये ds है तो ds होगा बाहर को, और अगर आपने अंदर प्लस चार्ज रख रखा है तो फिर E होगा इधर को। यहाँ पे देखिए E इधर होगा, अगर ये प्लस है तो ds भी इधर को ही होगा। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ds ऊपर को होगा और चूंकि ये यहाँ रखा हुआ है आप इसको भी इधर बोलेंगे, इस तरफ या ऊपर को मान लीजिए, अगर हम नहीं वो कर रहे तो ई इधर को होगा। तो वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ ई एंड ds फॉर these elements, for each element you can say. Now we calculate now we place phi e is equal to closed integration E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. Here Q will be the total charge enclosed. So you can write it here enclosed charge. अब ये जो आपका E dot ds है, इसके कई कई टुकड़े होंगे, कई पार्ट्स होंगे। So first part पे E dot ds plus second part पे E dot ds, third part पे E dot ds and so on. Is equal to total Q enclosed upon epsilon naught. जैसे यहाँ पे 3 टुकड़े हैं तो E1 ds1, E2 ds2 एंड E3 ds3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 होंगे। इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 6 पॉइंट्स याद रखने, और बस आप ये समझिए आपको ये तो क्लियर कट पता चली जाता है। गॉसियन सरफेस भी आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस आपको ये देखना कि इसके कितने टुकड़े होते हैं और उन सारे टुकड़ों पे E और ds दिखाना है, और फिर पाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed, और ये जो पाई क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds आप लिखे हैं वो हर एक टुकड़े के साथ हो जाना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्या, हमें तो 3 एग्जाम्पल लेने हैं और वो तीनों इंपॉर्टेंट है।
तो हम एक एक करके वो सॉल्व करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना सही है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पार्ट है या पहला जो सेगमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। हम उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। चलो, व्हाट इज द टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged straight long wire।